हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशरी क्लासेस से आज आपको दहेज मृत्यु डाउरी डेथ के बारे में बताऊंगा। दहेज मृत्यु क्या चीज होती है, किन कंडीशंस में दहेज मृत्यु का अपराध बनता है और किन कंडीशंस में 498A पत्नी के प्रति क्रूरता के प्रति अपराध बनता है। पत्नी किस कंडीशन में 498A का सूट फाइल कर सकती है? अगर उसकी दहेज मृत्यु हो जाती है, वो दहेज में जलाकर मार दिया जाता है या फिर उसे नेचुरल डेथ उसकी हो जाती है, तब पत्नी के रिश्तेदार माँ बाप उसे किस कंडीशन में पति के प्लस पति के रिश्तेदारों के ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पति के प्लस पति के भाई को जमानत के संदर्भ में आया कि क्या कंडीशन होती है 304B में, किन कंडीशन में जमानत दी जा सकती है। उसकी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 2023 का ही निर्णय है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत काम आएगी आपके। सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये भी काम आएगा आपके दोस्तों। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप तैयारी करते हैं, ये अपने आंसर में 304B के आंसर में जब आपके पास दहेज मृत्यु का ऐसे आता है या क्वेश्चन दहेज मृत्यु का आता है, दहेज मृत्यु समझाइए क्या चीज़ होती है, उसके बारे में डाल सकते हैं आप दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए केस के फैक्ट बताता हूँ। इस केस में एक महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही अननेचुरल हो जाती है। ठीक, अननेचुरल मीन्स नेचुरल डेथ नहीं होती है, नेचुरल उसकी मृत्यु हो जाती है। किस तरह मरी किस तरह नहीं मरी कुछ पता नहीं लग पाता, बस अननेचुरल एकदम डेथ हो गई। तो लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले के ऊपर 304 दहेज मृत्यु का सूट फाइल करते हैं, प्लस 498A का मुकदमा दर्ज करते हैं पति के विरुद्ध और पति के देवर के विरुद्ध, दोनों को। और इसी बीच पति फरार हो जाता है। दोनों के विरुद्ध लड़की के घर वाले FIR दर्ज कराते हैं 498A में और 304B में। लेकिन इसी बीच पति फरार हो गया, देवर को पकड़ ले जाता है, देवर को सेशन कोर्ट में जमानत डालता है, लेकिन सेशन कोर्ट में 304B प्लस 498A में उसे जमानत नहीं होती। देखिए 304B दहेज मृत्यु क्या कहती है, पहले इसके बारे में समझिए। 304B दहेज मृत्यु के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कहता है 304B IPC क्या बताता है हमें? डाउरी डेथ के बारे में बताता है। वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजर्ड, जलाकर या बॉडी इंजर्ड करके शारीरिक क्षति द्वारा, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज से अदरवाइज उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अननेचुरल डेथ हो जाती है। विद इन 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, विवाह के 7 साल के भीतर, पहली कंडीशन देखिए 7 साल के भीतर उसकी नेचुरल डेथ होती है, तभी 304B लगती है। दहेज मृत्यु का अपराध बनता है 7 साल के बाद अगर मृत्यु होती है तो दहेज मृत्यु का अपराध नहीं बनता। एंड इट शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, उसके साथ क्रूएल्टी बरती जाती है और हरेसमेंट परेशान किया जाता है बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, पति द्वारा और पति के नातेदारों द्वारा, फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, किसके लिए? दहेज की मांग के लिए मांग की जाती है, पति द्वारा प्लस पति के नातेदारों द्वारा। सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ, ये दहेज मृत्यु कहलाता है। अगर इस तरह की डेथ है, दहेज की मांग की जा रही है, उससे कहा जा रहा है आप गाड़ी नहीं लाई, आप बंगला नहीं लाई, आप ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, तो ये क्या कहलाता है? दहेज की मांग। या फिर कैश मांगा जाता है, क्या कहलाती है? दहेज की मांग कहलाती है। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। ठीक दोस्तों, तो उसे क्या किया? उसे दहेज मृत्यु के अपराध के लिए पति को प्लस पति के नातेदारों को लायबल ठहराया जाता है 304B सेक्शन में। देखिए समझ में आया? तो दहेज की मांग के लिए उसके साथ क्रूरता करी गई और उसे जला दिया गया, मार दिया गया, फिर या फिर फांसी लगा दी गई उसको, या फिर किसी तरह से भी उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया, तो दहेज मृत्यु कहलाती है दोस्तों। समझ में आया? तो इसमें पति तो फरार है इस केस में हमारे, ठीक, देवर को पकड़ लिया गया, देवर ने सेशन कोर्ट में जमानत डाली कि मुझे जमानत कराई थे, मेरा तो कोई अधिकार भी नहीं, मैं तो इन दोनों से दूर रहता हूँ, जबरदस्ती पत्नी के रिश्तेदारों ने मेरा नाम डलवा रखा है इस केस में, और उसे निकाला जाए और मुझे जमानत कर दीजिए। सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत रिजेक्ट कर दी। बिहार का केस था दोस्तों, वो पटना हाई कोर्ट में अपील जमानत डालता है दोबारा से, तो पटना हाई कोर्ट कहता है हम आपको जमानत तो दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन पटना हाई कोर्ट लगा देता है। पटना हाई कोर्ट कहता है हम आपको कंडीशंस के साथ जमानत देंगे। क्या कंडीशन? अगर आपका भाई यानी कि देवर का भाई पति न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, अपने आप को प्रोड्यूस कर देता है कि मैं प्रोड्यूस हो गया, तब आपको जमानत हम दे देंगे। इसके अगेंस्ट में देवर सुप्रीम कोर्ट जाता है
कैसे कैसे कंडीशन लगा सकता है जमानत देते समय न्यायालय। ये तो बिल्कुल अननेचुरल कंडीशन हो गई इस तरह से। मेरा कोई रिलेशन से नहीं है, मेरा कोई संपर्क से नहीं है, वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ, मुझे इस केस में न सिर्फ फंसा रखा है, जमानत सिर्फ मैंने डाली है, मेरे भाई ने नहीं डाली जो फरार है, जो मेन एक्यूज है, कौन पति, वो फरार है, उसने जमानत नहीं डाली है, मैंने डाली है जमानत, तो मुझे तो अधिकार मिलना चाहिए जमानत का। अगर दोनों जमानत इकट्ठी डालते तब ये कंडीशन डाली जा सकती थी, लेकिन जमानत सिर्फ मैंने डाली है और हाईकोर्ट मुझ पर कंडीशन लगा रहा है कि मेरा भाई इनके पति उपस्थित हो तब आपको जमानत मिलेगी। ये कंडीशन तो बिल्कुल बेकार कंडीशन है, इस तरह कंडीशन नहीं लगा सकते। अब सेशन सुप्रीम कोर्ट क्या, लेकिन हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जब जमानत देता है तो ये कंडीशन उसके द्वारा जो लगाई गई बिल्कुल सही कंडीशन नहीं है, ये उचित कंडीशन नहीं है, क्योंकि जमानत लेने का अधिकार तो सबको है, ठीक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस जमानत को अलाउ कर देता है और कहता है जो कंडीशन हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई थी बिल्कुल वाइड कंडीशन है, ये कंडीशन के साथ जमानत नहीं हो सकती। अब उसके देवर को जमानत दे दी जाती है और वो इस तरह से जमानत का राइट मिल जाता है उसे। ठीक दोस्तों, किसने सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस था, केस बताता हूं ध्यान से। मुंशी शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2023 सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट को कंडीशन लगाता है और कंडीशन के साथ कोई जमानत देता है, वो कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अक्यूज्ड को या फिर किसी व्यक्ति अक्यूज्ड को और अननेसेसरी टेंशन में डालती है, लेकिन सिर्फ जमानत डाली गई है देवर द्वारा और देवर को जमानत मिलनी चाहिए दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।